हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल पावरफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से लेकर आई हूँ। महाजनपद से मगध साम्राज्य एवं मौर्य वंश तक का सफर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, जो कि शॉर्ट नोट्स है और सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगे पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जाम में आता है बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसको हम लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने पर आज का जो है लेके आए हैं आज हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपदों का उल्लेख, ठीक है। महाजनपद का जो उल्लेख है, ये पहले थे कितना महाजनपद, ये 16 महाजनपद थे, ठीक है। आदि मगध एशिया के आगमन से, ठीक है। आर्य जो है ये मगध एशिया से आगमन तक है, जो कि अलग अलग जातियों में विभाजित थे। जैसे देखा जाए जन थे, क्षेत्र में जनपद थे, फिर जनपद से विलय होके फिर महाजनपद हो गए, फिर कुल 16 महाजनपद हो गए, ठीक है। सबसे पहले जन थे क्षेत्र में, उसके बाद जनपद आए, जनपद विलय होके फिर महाजनपद बन गए, जो कि कुल 16 बन गए, ठीक है। 16 नामों से जाने जाते हैं। देखते हैं पहले गंगा घाटी, ये द्वितीय नगरीकरण का आरंभ हुआ था गंगा घाटी से, ठीक है। महाजनपद का देखते हैं, जैसे गणराज्य और राज तरंगशाही, ठीक है। महाजनपद में देखते हैं पहला गणराज्य और राज तरंगशाही थे। इसमें क्या भगवती सूत्र, महाजनपद में देखा भगवती सूत्र जो कि जैन से थे, वो 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय में उल्लेख 16 महाजनपद है, ठीक है। भगवती सूत्र जो है जैन के लिए, उसमें भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। अंगुत्तर निकाय में भी उल्लेख किया 16 महाजनपद। दीर्घ तर बौद्ध में भी जो है 12 महाजनपद का किया गया है और अष्ट अध्याय में 40 महाजनपद का किया गया है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। गणराज्य में क्या है, अध्यक्ष का निर्वाचन, जैसे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। जैसे इसमें क्या था, बजी, मल्ल, क्रू, कंबोज और अस्मक, ठीक है, ये कुल अस्मक थे। और ये देखते हैं राजतंत्राई में क्या थे, राजा का शासन वंशानुगत होता था, जो कि 11 महाजनपद में थे, ठीक है, 11 महाजनपद में थे। अब देखते हैं गणराज्य में कुलीन तंत्र क्या था, समूह शासन प्रणाली, सत्ता पुरुष समूह के अधीन थे, ठीक है। देखते हैं इसमें आगे महाजनपद, उसके बाद राजधानी, आधुनिक स्थिति, विवरण। महाजनपद देखेंगे, उसकी राजधानी देखेंगे, आधुनिक स्थिति देखेंगे और विवरण देखेंगे, ठीक है। अगर आप लॉन्ग वीडियो पढ़ना चाहते हैं अगर विस्तार से, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अंग महाजनपद, इसका राजधानी कहाँ था, चंपा, ठीक है, राजधानी कहाँ था, चंपा। और इसका आधुनिक स्थिति कहाँ था, भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र को हम अंग बोलते थे, इसकी राजधानी चंपा था। विवरण क्या था, पूरब से पहला जनपद था, 5वीं सदी के लगभग मिट्टी का किला प्राप्त हुआ था इसमें। अब मगध के बारे में देखते हैं, मगध जनपद के बारे में। ये गिरिब्रज में था, मतलब राजगीर, ठीक है, राजगीर में। ये आधुनिक स्थिति क्या था इसका, गया पटना, ठीक है, गया पटना जो कि अभी का भी है, ठीक है। इसको पहले जिसकी राजधानी था यहाँ का मगध का। और विवरण इसके बारे में क्या है, 8 जनों का संघ, बजी का राज्य था, सबसे शक्तिशाली था ये, ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली था। आगे देखते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। प्राचीन जानकारी, महाभारत एवं पुराणों से था, ठीक है। इसमें बृहदत्त सबसे प्राचीन राजवंश है, ये बृहदत्त जो है ये सबसे प्राचीन राजवंश था। इसका संस्थापक कौन थे, बृहदत्त थे, जिसको जरासंध का पिता, वसु का पुत्र, ठीक है, वसु का पुत्र और जरासंध का पिता स्थापना थे, जो बृहदत्त थे। इसका क्या था, रिपुजय अंतिम शासक थे, जिसके कि पुलिक ने हत्या करके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। ये जो है
रिपुजय अंतिम शासक था। इसने पुलिक ने हत्या करके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया था। राजधानी बसुमती का राजधानी कहाँ था? गिरिव्रज था। हर्यक वंश, इसके बाद हर्यक वंश था। हर्यक वंश का 544 से 412 ईसा पूर्व तक था, जो कि इसको हम प्रीतहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है। और इसका संस्थापक बिंबिसार थे। जैन साहित्य में ऋणिक थे। इसका अंग विजय हुआ था, अंग पे इसका विजय हुआ था। राजवैद्य जीवक थे। इसका राजवैद्य जो थे वो जीवक थे, जो कि चंड प्रघोत पिलियाग्रस्त थे, ठीक है। ये पिलियाग्रस्त थे और इसको उज्जैन भेजा गया था, ठीक है। जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का पोषक क्या था? पोषक, इसमें देखते हैं अजातशत्रु चिलना का पुत्र था। अजातशत्रु जो था चिलना का पुत्र था। लक्ष्मी पर विजय किए थे। ये प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक थे। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक थे अजातशत्रु। पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था, इसीलिए इसे प्रीतहंता कहलाया गया, ठीक है। इसमें सभी जितना भी राजा थे सब अपना पिताजी का हत्या कर करके राजा बने थे। अब देखते हैं अब इसका घनानंद स्थापना देखते हैं मौर्य वंश का कैसे हुआ था। घनानंद को हराकर नंदवंश, ठीक है, ये नंदवंश से थे। घनानंद को हराकर मुद्रा राक्षस में इसका वर्णन है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से विलियम जोन्स द्वारा सेड्रोकटस के रूप में पहचान किया गया था और अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो 6 लाख की फौज की सहायता से ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश का स्थापना जो हुआ था, ये 6 लाख फौज की सहायता से जस्टिन के अनुसार, ठीक है। ये जस्टिन बताते हैं कि 6 लाख के फौज के अनुसार ये किया गया था। और एक चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटस, ठीक है, इसके संधि जो हुआ था। पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र प्राप्त किया गया था। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। सेल्यूकस को 500 हाथी दिए गए थे गिफ्ट में। मौर्य दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया था, ठीक है। मेगास्थनीज जो है इसका सेल्यूकस का जो वो राजदूत था, मतलब सेनापति बोल सकते हैं। वो ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे राजदूत बनकर, ठीक है। मेगास्थनीज नाम था उसका। मौर्यकालीन प्रमुख शासक कौन थे? मौर्यकालीन प्रमुख शासक कौन थे? शायद यहाँ पे कुछ था, कट गया, ठीक है, वो हम देखेंगे। अशोक के अभिलेख पहले आगे ऊपर छूट गया है, वो देखते हैं। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। मौर्य वंश जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक थे, ठीक है। इस साहित्य साक्ष्य क्या है इसका? बौद्ध एवं जैन ग्रंथ है। इसका जो साक्ष्य मिलता है हमें मौर्य वंश का, ये बौद्ध एवं जैन ग्रंथ दोनों में मिलता है। बौद्ध में क्या है? दिव्य दान, ठीक है। और जैन ग्रंथ में क्या मिलता है? कल्पसूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र। अब दिव्य दान में देखते हैं क्या है? दीपवंश महावंश, ठीक है, दीपवंश महावंश, जो कि पिंगली वृत्तांत में जानते हैं इसे। और कल्पसूत्र क्या है? परिशिष्ट पवन में अर्थशास्त्र कौटिल्य ने चाणक्य विष्णुगुप्त को भी जानते हैं। ये लिखा गया है किसमें? अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य लिखे हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है और विष्णुगुप्त भी है। भारत का मैकियावेली ने मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। और गुप्त साम्राज्य का लिखी पुस्तक पुराण है, ठीक है, पुराण में लिखा गया है। और अहन्नुरू व पुराणनुरू तमिल ग्रंथ है, जो कि चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत पर विजय के बारे में लिखा गया है। चलिए तो हम अब अगला देखते हैं। यहाँ तक देखिए, अशोक के अभिलेखों की 5 श्रेणी है, ठीक है, 5 श्रेणी है। पहला दीर्घ स्तंभ लेख है, फिर है लघु स्तंभ लेख, फिर है दीर्घ शिलालेख, फिर है लघु शिलालेख, उसके बाद पृथक
शिलालेख हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। मस्की जो है लघु शिलालेख में अशोक के बुद्ध साक्ष्य तथा अशोक का नाम उल्लेख है। मस्की अभिलेख में जो है अशोक का नाम मिलता है, जिसमें अशोक लिखा गया है। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद है बब्रू या बैराट शिलालेख, जिसमें प्रियदर्शी बोलते हैं। इसको अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है बब्रू या बैराट शिलालेख में। उसके बाद देखते हैं नेत्रु या उड़ेगोलम, अशोक का नाम उल्लेख है। ठीक है, नेतुर जो है नेतुर में अशोक का नाम लिखा गया है। गुजरात अशोक का नाम का उल्लेख है, इसमें भी गुजरात में अशोक का नाम उल्लेख है। अब देखते हैं आगे। अशोक के अभिलेख धम्म का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अशोक के अभिलेख में धम्म का सिद्धांत दिया गया था। और अभिलेख पहली बार पढ़ा जेम्स प्रिंसेस ने। अशोक का जो अभिलेख है पहली बार ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो कि शिलालेख और स्तंभलेख और गुहालेख, इसके बारे में देखते हैं। शिलालेख में क्या था? मुख्य शिलालेख 14 हैं, लघु शिलालेख 18 हैं। ठीक है, मुख्य शिलालेख 14 हैं, लघु शिलालेख 18 हैं, जो कि स्तंभलेख फिर कुल 14 हैं और दीर्घ स्तंभ लघु स्तंभ मतलब पूरा टोटल 14 हैं। गुहालेख में क्या? गुफाओं में उत्कीर्ण लेख, गुहालेख मतलब गुफाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध एवं धम्म नीति, अशोक का जो कलिंग नीति था ना उसके बारे में देखते हैं। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, राज अभिषेक के 8 वर्ष पश्चात कलिंग युद्ध हुआ था। राज अभिषेक के 8 वर्ष पश्चात 1 लाख लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख बंदी हुए। ठीक है, कलिंग युद्ध में जो है 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और 1.50 लाख बंदी बनाए गए थे। अब भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति। भेरी घोष मतलब भौत की विजय की नीति का त्याग। ठीक है, भौरी घोष मतलब होता है भौत की विजय की नीति का त्याग, और धम्म घोष का नीति मतलब होता है संस्कृति विजय पाने की नीति। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि 251 ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? मौखलिपुत्र पिष्ट थे। कार्य अभिधम्म पिटक का संकलन था। ठीक है, अब देखते हैं अगला। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, इसमें जैसे महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किया गया था प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किया गया था। 13वें शिलालेख में 5 यमन राजाओं का उल्लेख है, जहाँ की उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। ठीक है, तो ये सब जो है ये 13वें शिलालेख में भेजे गए थे, जिसमें वो धर्म के प्रचार करने के लिए आदमी को भेजे थे। किसको भेजे थे? महामात्र को। ठीक है, चलिए मौर्यकालीन स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था? राजा शीर्ष पर। ठीक है, राजा शीर्ष पर। इसका मतलब देखते हैं। धर्म प्रवर्तक सामाजिक व्यवस्था का संचालक कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार। सर यहाँ पे कुछ सा दिख नहीं रहा है। कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य अनेक छोटे प्रांतों में विभक्त थे। ठीक है, छोटे प्रांतों में विभक्त थे। प्रत्येक प्रांत एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन थे। नगर प्रशासन कैसा था? इंडिका के अनुसार कैसा था बताते हैं। चलिए देखते हैं। इंडिका का मेगास्थनीज द्वारा पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया था। एस्ट्रोनोमई नगर का प्रमुख था। ठीक है, और एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी था। नगर प्रशासन 30 सदस्य के समूह द्वारा, जैसे कि 6 समिति और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, ये क्या है? ये प्रत्यक्ष प्रदेश या पाटलिपुत्र थे, जो कि कलिंग के तौसली थे। ठीक है, और ये तक्षशिला उत्तरापथ बोलते थे तक्षशिला को, और अवंती को उज्जैनी बोलते थे। उज्जैनी और दक्षिण पथ को शुभ्रगिरी बोलते थे। ठीक है।
ठीक है, कलिन को तोसलिंग बोलते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। नगर प्रशासन ये तो पढ़ लिया। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन में क्या है? सैन्य प्रशासन में देखते हैं, जैसे सैनिक छावनियों को गुल्म एवं सैनिक के वेतन को गुल्मेदय कहते थे, जो कि प्लिनी के अनुसार प्लिनी ने भी बताया है 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका समिति में क्या था? समिति और कार्य। प्रथम में क्या था? जल सेना की व्यवस्था था। द्वितीय में क्या था? यातायात एवं रसद की व्यवस्था था। और तृतीय में क्या था? पैदल सैनिकों की देख रेख था। और चतुर्थ में क्या था? अश्वारोही सेना की देख रेख था। पंचम में राज्य सेना की देख रेख और छठी में रथ सेना को देख रेख, मतलब सभी सेना के बारे में ही बताया गया है। नगर प्रशासन में 30 सदस्यों के समूह के बारे में, जिसमें कितनी समितियां थी? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसके बारे में हम देख लिए। चलिए तो हम आज यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, तो हमारा सेशन कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ परेशानी आए, कुछ त्रुटि नज़र आए तो आप हमें ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।